नमस्कार साथियों, नरसिम्हा फिजिकल एकेडमी जो कि करौली जिले में संचालित है, आपके सामने फिजिकल के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है और साथ ही में एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत श्रेष्ठ फैकल्टी की यदि मैं बात करूं तो आपके यहां पर उपलब्ध है। आज उसी क्रम में आपको आगे बढ़ते हुए हमने एक कमिटमेंट किया है कि जो बच्चे दूर दराज के क्षेत्र में बैठे हुए हैं उनको घर बैठे भी अपनी क्लासेस सुनिर्धारित समय पर मिल सके, उसके लिए नरसिम्हा प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और निश्चित रूप से मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप घर बैठ करके इस प्रकार की क्लासें पढ़ेंगे तो आपको बहुत शानदार मैटर आपको इस बैनर पे मिल जाएगा, इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। तो आप अभी हमारी दोनों क्लासें चलेंगी, ऑनलाइन क्लास भी साथ में चल रही है और ऑफलाइन क्लास भी साथ में चल रही है। मेरे सामने डिस्प्ले पे बच्चे बैठे हुए हैं और हमारे ऑपरेटर महोदय से निवेदन भी रहेगा कि बीच बीच में बच्चों को भी एक बार कैमरे की नजर से दिखा दिया जाए। तो वो दोनों चीजें हमारी चलती रहेंगी। बात करते हैं अपन सीधा कि जो अपनी क्लास चल रही है उसमें मैं पहली क्लास आपके सामने लेकर के आया हूं। एक क्लास इससे पूर्व हो चुकी है, उसमें अपन ने पूरा टॉपिक पढ़ा है रसायन विज्ञान के बारे में कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति की अपन बात करें। कुछ प्रीवियस जो मैंने पढ़ाया है उसको थोड़ा थोड़ा 10-15 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर आपसे चर्चा करता हूं कि रसायन विज्ञान में हमने क्या देखा। तो बेटा रसायन विज्ञान में हमने देखा कि यदि बात करें रसायन विज्ञान की तो मैंने कहा सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति, आप उत्तर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? वेरी गुड, मिस्र देश से मानी जाती है मेरे भाई रसायन विज्ञान की उत्पत्ति। और यदि अपन बात करें तो मिस्र में एक शब्द इसके लिए प्रचलन में है। कौन सा शब्द है बेटा? कीमिया शब्द मिस्र के अंदर प्रचलन में है रसायन विज्ञान के लिए और उसका शाब्दिक अर्थ होता है मेरे भाई काला पदार्थ। क्या मतलब होता है उसका? काला पदार्थ। तीनों ही सवाल बारी बारी से पूछे गए हैं कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? मिस्र से मानी जाती है। और मिस्र में रसायन विज्ञान के लिए प्रयुक्त जो शब्द है वो कीमिया शब्द है मेरे भाई। कौन सा है? कीमिया। और बात करें कीमिया की तो कीमिया का शाब्दिक अर्थ होता है काला पदार्थ। आगे यदि दूसरी बात मैं आपसे करूं, रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को मेरे भाई कहा जाता है केमिकेटिंग। क्या कहा जाता है बेटा? केमिकेटिंग कहा जाता है, केमिकेटिंग कहा जाता है मेरे बाबू। और यदि एक सवाल पर मैं चर्चा करूं, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। यदि अपन बात करें तो जब कभी भी अपन बेटा जीव विज्ञान की बात करते हैं तो जीव विज्ञान में मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी आती है बेटा? कोशिका। वेरी गुड, कौन सी आती है? अब कोशिका से आगे चलकर के अपन बात करते हैं तो मैंने कहा कि जीव विज्ञान 5 स्टेप पर काम करती है। सबसे छोटी इकाई कोशिका है और मैंने आपको पढ़ाया है कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कौन से सन में की थी बेटा? 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और कब की थी बेटा? 1674 में की थी। जीव विज्ञान में सबसे छोटी इकाई कोशिका है, लेकिन जब अपन भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान पढ़ते हैं तो इसकी सबसे छोटी इकाई आती है परमाणु। क्या आती है बेटा? और परमाणु के बारे में मैं एक बात बता सकता हूं कि कोई भी परमाणु है किसी भी पदार्थ से मिलकर के बना होता है। किससे होता है? मतलब पदार्थ के छोटे छोटे पार्टिकल परमाणु कहलाते हैं। परमाणु से मिलकर के अणु बनता है और इस प्रकार यह स्टेप आगे बढ़ता जाता है। पदार्थ की यदि अपन ने बात की मेरे भाई तो मैंने कहा था पदार्थ की सीधी परिभाषा यह है कि ऐसी कोई चीज जिसका अपना द्रव्यमान हो। क्या हो बेटा? द्रव्यमान हो। द्रव्यमान को अपन देसी भाषा में कहते हैं वजन या भार। क्या कहते हैं बेटा? वजन या भार हो और वो स्थान घेरे। क्या घेरे बेटा? स्थान भी घेरती हो। वो सारे के सारा क्या कहलाता है मेरे भाई? पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? पदार्थ कहलाता है। मैंने कहा आप भी एक पदार्थ हैं, आपके अंदर वजन है, आपने जगह घेर रखी है। एक पेंसिल पदार्थ है, एक मार्कर जो मैंने हाथ में ले रखा है यह भी पदार्थ है। लेकिन जब सवाल एग्जाम में पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है कि हवा क्या है? हवा पदार्थ है क्या? है, क्योंकि हवा जगह घेरती है और हवा में वजन होता है।
साइंस में जब आप छोटे थे तो आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, दो गुब्बारे लेते हैं, एक में हवा भर देते हैं और एक को खाली रख देते हैं, तो हवा वाला गुब्बारा नीचे की तरफ लटक जाता है। इसका मतलब हवा में वजन होता है और हवा जगह घेरती है। अपन जिस कैंपस में बैठे हैं, इस कैंपस में सब जगह हवा है, यानी कि हवा ने जगह भी घेर रखी है और हवा में वजन भी है। तो ये हवा एक पदार्थ है। क्या है बेटा? लेकिन प्रकाश पदार्थ, प्रकाश जगह तो घेरता है लेकिन उसमें वजन। तो ये दोनों सवाल पूछे गए बेटा। हवा पदार्थ है, हवा तो क्या है बेटा? लेकिन बात करूं प्रकाश, तो प्रकाश पदार्थ नहीं है मेरे बाबू, प्रकाश पदार्थ नहीं है। आगे मैंने इसी पदार्थ को आपको थोड़ा सा तोड़ा था। मैंने कहा बेटा यदि पदार्थ की बात करें तो यहां से जो सवाल आते हैं, पदार्थ की यदि अपन बात करें तो पदार्थ का जो हमने वर्गीकरण किया था मेरे भाई, उस पदार्थ के वर्गीकरण को हमने दो प्रकार से वर्गीकृत किया था। पहला था भौतिक आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर बेटा? भौतिक आधार पर वर्गीकरण। और दूसरा था मेरे भाई रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर? रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। क्लास आप ऑनलाइन ले रहे हैं, निश्चित रूप से अपना पेन और कॉपी साथ में लेके बैठें और तुरंत के तुरंत आप नोट करते रहें। बहुत ही बेहतरीन मैटर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा इसी प्लेटफॉर्म से, इसलिए पेन कॉपी जरूर साथ में लेके बैठें। भौतिक आधार पर वर्गीकरण बात करें तो यहां से सवाल पूछता है बेटा कि पदार्थ भौतिक आधार पर कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो मेरे भाई ये 5 अवस्थाओं में पाया जाता है। कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? और यदि 5 अवस्थाओं की मैं बात करूं तो पहली अवस्था है मेरे भाई, कौन सी अवस्था है? फिर दूसरी अवस्था द्रव, तीसरी अवस्था गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा। चौथी अवस्था कौन सी है बेटा? और पांचवी अवस्था कौन सी है बेटा? BEC, जिसका पूरा नाम है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट यदि अपन बात करें यहां पर तो पहली अवस्था ठोस है, दूसरी अवस्था द्रव है, तीसरी अवस्था गैस है। और यह सवाल बहुत बार पूछ लिया गया है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है मेरे भाई? प्लाज्मा है। प्लाज्मा से कुछ और सवाल पूछे जाते हैं। मैंने कहा यह जो अपना ठोस है, ठोस को यदि द्रव में बदलना हो तो जब कभी भी ठोस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चलता है तो द्रव में मेल्ट होने लग जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हिमांक बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? हिमांक बिंदु कौन से डिग्री सेंटीग्रेड को कहा जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या कहा जाता है बेटा? जैसे ही ये यहां आता है द्रव में बदल जाता है। और जब द्रव मेरे भाई उबलने लगता है तो आपने देखा होगा पानी है, पानी जब उबलेगा तो उसमें से भाप निकलने लगती है और वो क्या बन जाता है मेरे बेटा? गैस। भाप क्या बन जाती है? गैस। उबलने को अपन कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं बेटा? क्वथनांक कहते हैं। और जल का क्वथनांक कितना होता है? तो वो आता है बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके अग्निवीर में पूछा गया सवाल है कि जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने डिग्री सेंटीग्रेड है? इसमें ये अपनी द्रव अवस्था से कौन सी अवस्था में बदल जाता है? गैस अवस्था में बदल जाता है मेरे भाई। अब यदि अपन बात करें, एक सवाल और पूछता है कई बार कि जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री पर होता है? जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री पर होता है? तो मेरे भाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। ठीक है। यदि अपन बात करें तो द्रव गैस में बदल गया। अब ठोस अवस्था थी, द्रव थी और गैस थी। इसके बाद में ये 3 अवस्था तो प्रकृति की मूल अवस्थाएं थी। चौथी अवस्था जिसको अपन प्लाज्मा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? प्लाज्मा से पहली बात करें तो ये एक आयनिक अवस्था है मेरे भाई। कौन सी अवस्था है? आयनिक अवस्था है। जब किसी भी पदार्थ को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म किया जाता है, तो वो पदार्थ आयनिक अवस्था में बदल जाता है और उसी अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं। यहां पर 2 और प्रश्न बनते हैं मेरे बाबू। पहला प्रश्न बनता है कि जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया है, कौन सी क्रिया है बेटा? नाभिकीय विखंडन की क्रिया। नाभिकीय विखंडन किसमें होता है मेरे भाई? नाभिकीय विखंडन किसमें होता है? अरे बताया आपको, परमाणु बम में। किसमें? परमाणु बम में।
परमाणु बम में जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है उसमें भी जो पदार्थ है वो प्लाज्मा अवस्था में आ जाता है। किसमें आ जाता है? और जब नाभिकीय संलयन होता है मेरे भाई, क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन का तात्पर्य है कि सूर्य के अंदर प्रकाश और ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है बेटा? प्रकाश व ऊर्जा का उत्पादन होता है मेरे भाई। बात समझ में आ गई यहां तक? यह अवस्था कौन सी है? आयनिक। पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है मेरे भाई। कौन सी अवस्था है? और पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? बीसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें पदार्थ को ठंडा किया जाता है मेरे भाई। क्या किया जाता है? और ठंडा भी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है मेरे भाई। कौन सा ताप कहा जाता है? परम शून्य ताप पर ठंडा किया जाता है। ठीक है, यहां से यदि मैं बात करूं तो प्लाज्मा अवस्था से एक प्रश्न और पूछा गया है कि प्लाज्मा अवस्था कैसी होती है? तो मेरे भाई अर्ध ठोस अवस्था होती है। कैसी होती है? अर्ध ठोस अवस्था होती है। अर्ध ठोस अवस्था से आप तात्पर्य, आपने लावा देखा होगा ज्वालामुखी का, या फिर कभी आप सुनार की दुकान पे गए हैं तो वहां पर जब वो सोने को गर्म करता है तो उबलने लग जाता है, लेकिन बह के आगे नहीं जाता। तरल होता है वो बह के आगे चला जाता है। वो अर्ध तरल मान लीजिए उसको, आधा तरल, दिखने में तरल जैसा दिख रहा है लेकिन वो है ठोस अवस्था में। किसमें है? आधी ठोस आधा तरल, इसलिए अर्ध ठोस अवस्था में प्लाज्मा पाया जाता है। उसके बाद में अपन ने बात की थी मेरे भाई रासायनिक आधार पर वर्गीकरण की। किसकी? और रासायनिक आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है मेरे भाई। कितने प्रकार का होता है? पहला प्रकार मैंने आपको बताया था तत्व, दूसरा बताया था यौगिक, और तीसरा बताया था मेरे भाई मिश्रण। कौन सा बताया था? मिश्रण। यदि अपन बात करें तत्व की, तो तत्व का उल्लेख आपको कहां मिलता है? आवर्त सारणी में। कहां मिलता है बेटे भाई? यहां से थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर लेता हूं। बात कर रहे हैं अपन तत्व की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? और तत्व का उल्लेख यदि अपन बात करें तो आवर्त सारणी में मिलता है मेरे भाई। कहां मिलता है? आवर्त सारणी में मिलता है। और आवर्त सारणी की मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था अब तक 4 वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी बनाई है। कितने वैज्ञानिकों ने बनाई है? मुख्यतया बात कर रहे हैं अपन, मुख्यतया कितने ने बनाई है? जो फेमस है, और आपको 4 तो पता होना चाहिए। सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने वाले कौन थे? डाबरनियर थे। कौन थे बेटा? डाबरनियर की आवर्त सारणी सबसे पहले प्रश्नल में आई, लेकिन उस समय आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? 30। पहला सवाल पूछता है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई? कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? 30 थे मेरे भाई। कितनी थी? और इसने इन 30 तत्वों को 3-3 के समूह में बांट दिया था। कितने कितने में? इसलिए उस समूह का नाम रखा त्रियक समूह। क्या रखा बेटा? त्रियक का मतलब होता है 3-3 के समूह में बांटना। किसके समूह में? तो सवाल पूछता है कि आवर्त सारणी में त्रियक समूह किसने दिया? डाबरनियर ने। किसने दिया मेरे बेटे? डाबरनियर ने दिया था। इसके बाद में यदि इसकी एक और खासियत की बात करें अपन, तो मेरे भाई इसने बढ़ते परमाणु भार के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था। बढ़ते परमाणु भार के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया था। और मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट 3 आए थे, तीनों ने ही बढ़ते परमाणु भार के आधार पर ही व्यवस्थित किया था मेरे भाई। पहले नंबर पर आपका डाबरनियर आ गया। अब यदि अपन दूसरे नंबर पर चलते हैं तो दूसरे नंबर पर एक और महान वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है न्यूलैंड। क्या नाम है बेटा? न्यूलैंड का वर्गीकरण। न्यूलैंड ने भी आवर्त सारणी दी। और मैं आपको बता देता हूं इसने समूह बनाए थे 8-8 के। कितने समूह बनाए थे बेटा? 8-8 के समूह बनाए थे और उनका नाम दिया था अष्टक का समूह। किसका दिया था बेटा? अष्टक समूह नाम दिया। कितने तत्वों की जानकारी थी? यहां पर न्यूलैंड को 56 तत्वों की जानकारी थी। कितने की थी बेटा? तो मैं आपसे बात करूं, अष्टक का समूह किसने दिया? न्यूलैंड ने। और त्रियक का समूह किसने दिया? डाबरनियर ने। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि अग्निवीर में बेटा आता तो बहुत कम है, लेकिन मैं आपको बता दूं सिलेबस पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है और प्रत्येक चीज की जानकारी भी होना जरूरी है। चाहे छोटी जानकारी हो लेकिन जानकारी होना। आप भैया कैसे, किसी की याद आ रही है क्या? है? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? चलिया। बड़ा मायूस हो रहा है बेटा आज। क्या ही बात हो गई? अरे मन को एक्टिव रख। यहां
पता लगे कि देश पे चला गया सेवा करने के लिए और बॉर्डर पे लगा दिया और AK-47 हाथ में और खो गया सपनों की रानी में, पाकिस्तान वाले उड़ा देंगे, झप से उड़ा देंगे भाई साहब, इसलिए एक्टिव। चलिए बात करते हैं तीसरे वैज्ञानिक के बारे में। कौन से के बेटा? तीसरे वैज्ञानिक के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो तीसरे नंबर पर जो आए थे वो कौन से थे बेटा? वेरी गुड। कौन आया था बेटा? मेंडलीव नामक एक वैज्ञानिक आया था तीसरे नंबर पर, जिन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी। मैंने कहा इसने भी बढ़ते परमाणु भार के आधार पर, इसने भी बढ़ते परमाणु भार के आधार पर, और इसने कितने तत्वों का पता लगाया? तो भाई इसने 63 तत्वों का पता लगा लिया था। कितने तत्वों का पता लगाया बेटा? 63। और इसने अब ये इस प्रकार के समूह नहीं बनाए, इसने 8 तो समूह बनाए मेरे भाई, और 7 बनाए थे मेरे बेटा आवर्त। सवाल देखो, यहां से डायरेक्ट क्लिक करेगा कि आवर्त सारणी में 8 समूह और 7 आवर्त देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? त्रियक का नियम देने वाले कौन थे? अष्टक का नियम देने वाले कौन थे बेटा? न्यूलैंड को आवर्त सारणी बनाते समय कितने तत्वों का ज्ञान था? और डाबरनियर को और मेंडलीव को 63 तत्वों का ज्ञान था मेरे भाई। कितने का था? अब बात करते हैं अपन तीनों ने ही बढ़ते परमाणु भार के आधार पर। किसके भार आधार पर? तीनों ने एक ही काम किया, बढ़ते परमाणु भार के आधार पर इन्होंने वर्गीकृत किया। लेकिन अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है मेरे भाई आधुनिक आवर्त सारणी। किसकी बात करते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की यदि अपन बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी मोजले को कहा जाता है मेरे भाई। किसको कहा जाता है? हेनरी मोजले को कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। किसको कहा जाता है बेटा? हेनरी मोजले को। और यदि बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं मेरे भाई? 118 कुल तत्व हैं मेरे भाई। कुल तत्व कितने हैं? और इनका भी यदि अपन वर्गीकरण कर दें मेरे भाई तो यहां से सवाल जरूर पूछा जाएगा, धातु कितने हैं? 93 है। कितने हैं? अधातु, अधातु कितने हैं बेटा? 18 हैं। और उपधातु कितने हैं बेटा? उपधातु है मेरे भाई 7। कितनी उपधातु है? 7। यह सवाल डायरेक्ट पूछ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी है? उपधातु की संख्या कितनी है? लगातार बोले जा रहे हो। अरे मैंने उपधातु बोल दिया। और अधातु की संख्या, बात समझ में आ गई यहां तक? यदि अपन बात करें मेरे भाई हेनरी मोजले की तो इसकी एक स्पेशल बात याद रखना, इन्होंने बढ़ते परमाणु भार के आधार पर नहीं, बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया। बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया था मेरे भाई। यह बात आपको याद रखनी है। किसके आधार पर था? बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर। यदि अपन बात करें इन्होंने कौन से सन में दी, कोई बता सकता है क्या? वेरी गुड। कौन से सन में दी थी मेरे भाई? आधुनिक आवर्त सारणी कौन से सन में आई? 1913 में आई थी। और यह आवर्त सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक सवाल और पूछा जाता है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? वेरी गुड। कोई सी भी आवर्त सारणी हो उसका पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है मेरे भाई। कौन सा है? हाइड्रोजन है। यह बात आप ध्यान रखना मेरे भाई। तो यहां तक हम थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके थे। कुछ सवाल हमने यहां भी देखे थे कि जो धातु होते हैं, अभी मैं सारी क्लास आपको रिपीट नहीं कर सकता लेकिन मोटी मोटी बातें बता रहा हूं। धातुओं के बारे में मैंने आपको बताया था कि धातुओं के कुछ गुण होते हैं। धातु ठोस होती है मेरे भाई। कैसी होती है? ठोस है। लेकिन एकमात्र धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा है। यह सवाल पूछा जाता है। द्रव धातु कौन सी है? अच्छा पूछ ले, द्रव अधातु कौन सी है? चल गई गोली है? अरे विकेट उठ गए ने। ब्रोमीन। कौन सी है बेटा? द्रव अधातु तो ब्रोमीन है। और ठोस की बात करें अपन, सारी धातु ठोस है, लेकिन द्रव धातु की बात करें तो कौन सी है? पारा है। फिर उसके बाद में मैंने कहा था यह विद्युत की सुचालक होती है मेरे भाई। क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है धातु। और यहां से भी सवाल पूछा जाता है, सर्वाधिक सुचालक कौन सी होती है?
ठोस में मैंने कहा सारी होती हैं, द्रव में एक मात्रा आई, द्रव में कौन सी आई? पारा आई थी। सुचालक होती है, सर्वाधिक सुचालक कौन है? चांदी सर्वाधिक सुचालक है। और सबसे कम सुचालक की बात करें तो जस्ता। कौन सी है बेटा? फिर मैंने कहा धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। कैसी होती है बेटा? आघात वर्धनीयता का गुण इनमें पाया जाता है। आघात वर्धनीयता कौन सा बेटा? आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है किसी भी धातु को पीटने पर वो लंबी चादर के रूप में बदल जाती है, उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं मेरे भाई। आघात वर्धनीयता की बात करें तो सर्वाधिक आघात वर्धनीय सोना। और याद रखने का एक क्रम बताया था, ये तो सर्वाधिक हो गई। कैसी हो गई बेटा? सर्वाधिक आघात वर्धनीय कौन सी हो गई? और सबसे कम? सबसे कम निकल। मैंने कहा याद रखना, सोना कौन बेचता है? सोनी। सोनी सुनार बेचता है, उसको सोनी कहते हैं। तो सौ का मतलब सोना और नी का मतलब निकल। सबसे कम क्या है मेरे भाई? निकल सबसे कम आघात वर्धनीय धातु है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। किसका पाया जाता है बेटा? तन्यता का गुण पाया जाता है। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? सर्वाधिक तन्य भी सोना है। और सबसे कम तन्य की बात करें तो पारा है मेरे भाई। कौन सा है? पारा है। मैंने आपको एक सवाल और बताया था, प्रकृति में प्राप्त सबसे पहली धातु जिसका पुराणों में भी उल्लेख मिलता है, तांबा है। कौन सी है बेटा? बहुत सारे प्रश्नों पर अपन ने चर्चा की थी, कभी इस पे एक बड़ा वीडियो अपन बनाएंगे और उसको रीजनरेट करेंगे। अभी अपन ने यहां तक बात की थी। उसके बाद में मैं आपको आगे लेके आया था, थोड़ी और बात करने के बाद में मैंने कहा अपन बात कर रहे हैं आज एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है परमाणु। क्या नाम है बेटा? परमाणु। परमाणु की यदि अपन बात करें तो परमाणु की जब अपन बात करते हैं तो मैंने कहा विज्ञान के अंदर सबसे छोटी इकाई आती है भौतिक और रसायन विज्ञान के आधार पर, तो वो परमाणु होती है मेरे भाई। कौन होती है? और परमाणु की सर्वप्रथम जानकारी एक ऋषि ने दी थी, वेरी गुड, जिसका नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था बेटा? महर्षि कणाद ने। ये 2700 वर्ष पहले, कब दी थी बेटा? 2700 वर्ष पूर्व इन्होंने जानकारी दे दी थी, लेकिन ये नाम नहीं बता पाए थे कि ये परमाणु है। इसलिए इनको बेटा मैंने एक ही निवेदन किया है कि जब क्लास चल रही हो तो आपकी आवाज भी इसमें होकर के वहां तक जाएगी। जो बच्चा घर बैठ के पढ़ेगा थोड़ा डिस्टर्ब होगा, तो आवाज पे थोड़ा सा अंकुश लगाएं। महर्षि कणाद की अपन बात कर रहे हैं, सबसे पहले परमाणु के बारे में जानकारी दी, इसलिए इनको प्राचीन परमाणविक सिद्धांत का जनक कहा जाता है बेटा। प्राचीन परमाणविक सिद्धांत का जनक कहा जाता है मेरे भाई। डायरेक्ट सवाल पूछता है कि प्राचीन परमाणविक सिद्धांत के जनक कौन है? महर्षि कणाद। सबसे पहले परमाणु का पता किन्होंने बताया? महर्षि कणाद ने। कब बताया था? ओके मेरे भाई। इसके बाद में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है जॉन डाल्टन। क्या नाम है बेटा? जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की। किसकी खोज की? परमाणु की खोज किसने की? डायरेक्ट सवाल पूछता है परमाणु के खोजकर्ता कौन है और परमाणु के जनक भी कौन है? तो मेरे भाई दोनों नाम जॉन डाल्टन के लिए फेमस आते हैं। ठीक है। उसके बाद में इनकी एक कमी रही थी, मैंने आपको बताया था, और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की, इसकी कमी क्या थी? इनकी एक कमी थी, इन्होंने यह कहा था कि परमाणु को बांटा नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता बेटा? परमाणु को बांट नहीं सकते, परमाणु को बांटा नहीं जा सकता। यह मेरे भाई इन्होंने कहा बांटा नहीं जा सकता। लेकिन इनके बाद में यह 1808 की घटनाक्रम है। कब की बात है? 1808 की। लेकिन मैं बता रहा हूं फिक्स 100 साल बाद में 1908 में एक व्यक्ति आए, एक महोदय आए जिनका नाम था बेटा रदरफोर्ड। क्या नाम था? रदरफोर्ड व्यक्ति आए। ये बहुत महानतम व्यक्ति हैं रदरफोर्ड। और मैं एक बात बता देता हूं, इन्होंने परमाणु मॉडल भी दिया है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा।
रदरफोर्ड ने मेरे भाई एक बात बताई थी कि यदि कोई परमाणु है तो उस परमाणु के अंदर ऐसा एक पार्टिकल है जिसको नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। और इस नाभिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कब की थी बेटा? 1911 में इन्होंने एक परमाणु मॉडल दिया था। क्या दिया था मेरे भाई? परमाणु मॉडल दिया था। परमाणु मॉडल दिया था मेरे भाई। और आप देख रहे हैं परमाणु का पता तेरी उसकी कसम बोलेगा, कतई नहीं बोलेगा। देख बुखार आ जाएगा उसको रात को। हाँ, ईमानदारी की बात कह रहा हूं, कतई मत बोले बेटा। पूछना है सवाल तो मेरे को टोक दे, मेरे को रोक दे और मैं तेरे को रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही? यदि अपन बात करें रदरफोर्ड महोदय की, तो मैंने कहा बेटा 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में बता दिया था। 1808 से लगातार खोज जारी रही। 1911 में इन्होंने परमाणु मॉडल दे दिया। उससे पहले ही इन्होंने जो खोज की थी वो खोज प्रकाशित होते ही 1908 में इनको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया मेरे भाई। कौन सा पुरस्कार दिया? नोबेल पुरस्कार। और आपको पता है बेटा नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण खोज के लिए विज्ञान के अंदर दिया जाता है, तो यह नोबेल पुरस्कार उनको 1908 में ही दे दिया। ठीक है, परमाणु भौतिकी के जनक की उपाधि भी दे दी। परमाणु भौतिकी के जनक की उपाधि भी इनको दे दी। यदि अपन बात करें 1911 में इन्होंने परमाणु मॉडल दिया और उस परमाणु में इन्होंने यह बताया कि परमाणु को बांटा जा सकता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है। यह बात सबसे पहले इन्होंने ही बताई। इसलिए पूछा जाता है कि परमाणु में नाभिक होता है, उस नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक की खोज किसने की थी? इन्होंने एक प्रयोग किया था मेरे भाई। इसको मैं अगली स्लाइड पर आपको समझाने का प्रयास करता हूं क्या प्रयोग था। जैसा मैं अभी बता रहा था आपको कि ये हमारा नाभिक है और इसके बाहर ये कक्ष होते हैं। क्या होते हैं? कक्ष होते हैं। और कक्ष में आपको आगे बताऊंगा एक मॉडल और आएगा जिसका नाम है नील्स बोर मॉडल। कौन आएगा बेटा? उन नील्स बोर महोदय ने यह बताया था कि परमाणु के 4 कक्ष होते हैं मेरे भाई। कितने कक्ष होते हैं? और 4 ही उपकक्ष भी बताए थे और उनकी संख्या भी निर्धारित की थी। उसके बारे में मैं अभी जिक्र करूंगा थोड़ी देर बाद में। लेकिन इन्होंने एक प्रयोग किया। इन्होंने ये कहा मेरे भाई कि ये जो हमारा परमाणु है ये वाला भाग नाभिक है और नाभिक के अंदर पाए जाते हैं बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर कौन कौन पाया जाता है? और नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन लगाते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होगी ये नील्स बोर मॉडल से पढ़ेंगे अपन। नाभिक के अंदर जो कण पाए जाते हैं वो होते हैं बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन से होते हैं मेरे भाई? ये जो रदरफोर्ड का मॉडल था ना, ये रदरफोर्ड का मॉडल था। इस रदरफोर्ड के मॉडल की यदि अपन बात करें तो इन्होंने एक काम किया। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको पढ़ा के आया हूं कि सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है? सोना। कौन सी होती है बेटा? पतली चादर में बदला जा सकता। और सर्वाधिक तन्य भी यही होती है। 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा तार बना सकते हो आप, इतनी तन्य होती है। तो इन्होंने उसका एक पार्टिकल लिया, एक छोटा सा अणु लिया और उस अणु पर इन्होंने रदरफोर्ड महोदय ने क्या किया? अल्फा किरणों की बौछार करवाई। किसकी बौछार करवाई मेरे भाई? ये है अल्फा किरणें। कौन सी किरणें हैं? डायरेक्ट पूछता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड महोदय द्वारा कौन सी किरणों की बौछार करवाई? अल्फा किरणों की बौछार करवाई। और जो यहां पर ये एक परमाणु लिया गया था, ये परमाणु था बेटा सोने का। किसका था? सोने की चादर का था। सोने की चादर का था। यदि आप और डीप में पढ़ेंगे, मैं नहीं चाहता कि डीप में ज्यादा पढ़ाऊं आपको, इसकी मोटाई भी एक बार पूछी गई है तो 0.0004 सेंटीमीटर मोटाई थी इसकी। अब देख लो कितनी पतली चादर थी। इस सोने की चादर पर इन्होंने अल्फा किरणों की बौछार करवाई। किसकी बौछार करवाई? जैसे ही इन्होंने अल्फा किरणों की बौछार करवाई, ये अल्फा किरणें धनात्मक होती है मेरे भाई। कैसी होती है? अल्फा किरणें आपकी जो होती हैं वो धनात्मक होती है मेरे भाई। कैसी होती है? इनकी बौछार करवाई तो अधिकांश किरणें यहां से होकर के आर पार हो गई। ये आगे निकली और आर पार हो गई मेरे भाई। तो इन्होंने पहला सिद्धांत बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कैसा होता है? अधिकांश भाग
खोखला होता है मेरे भाई। अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है। यह बात इन्होंने बताई। यदि बात करें तो जब इन्होंने ऊपर से और नीचे से निकाली तो किरणें निकल गई थी, लेकिन जब इन्होंने बिल्कुल बीचों बीच में टक्कर करवाई, बिल्कुल बीचों बीच में, तो मेरे भाई ये अल्फा किरणें इस नाभिक से टकरा करके वापस आ गई। ये इसको पार ही नहीं कर पाई। यहां से किरणें गई थी, ये टकराई और टकरा करके वापस आ गई। अब जैसे ये टकरा करके वापस आई तो इन्होंने कहा कि बीच का भाग जो होता है वो सॉलिड होता है, ठोस होता है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो बीच में भाग होता है उसको नाभिक कहते हैं। नाभिक कैसा होता है? नाभिक ठोस होता है। यह बात भी इन्होंने बताई, ठोस होता है मेरे भाई। और जब इन्होंने इसके जस्ट पास से किरणें भेजी तो ये किरणें बेटा यहां टकराने के बाद में अपनी दिशा परिवर्तित कर गई। क्या कर गई? दिशा परिवर्तित कर गई मेरे भाई, इस प्रकार से घूम गई। तो जैसे ही इन्होंने दिशा परिवर्तित की, अब ये पॉजिटिव है, धनात्मक है। और मैंने कहा प्रोटॉन पर भी कौन सा आवेश पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो मेरे भाई ये धनात्मक थी और ये धनात्मक थी, तो इन्होंने धनात्मक धनात्मक होने की वजह से दिशा बदल ली। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप छोटे थे तो आप चुंबक पकड़ते थे, चुंबक के समान ध्रुवों को चिपकाते थे और दवा के जोर लगाते थे। देख 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 चिपक जाए यार मेरे भाई, चिपक जाए। नहीं चिपकता, उसको जैसे ही छोड़ते खुड़क होके टेढ़ा मुड़ जाता था। मुड़ता था कि नहीं मुड़ता? तो यदि ये ऋणात्मक होता तो इसके अंदर खींच लेता, लेकिन ये धनात्मक था। क्या था? इसलिए इसने इस किरण को वापस मोड़ दिया। किधर मोड़ दिया? वापस साइड की दिशा में परिवर्तित कर दिया। इसलिए इसने तीसरी बात बताई कि परमाणु का जो बीच वाला भाग होता है वो धनात्मक होता है। परमाणु का नाभिक वाला जो पार्ट होता है, कौन सा पार्ट, वो कैसा होता है बेटा? धनात्मक होता है। कैसा होता है बेटा? धनात्मक होता है। अब यहां से मैंने आपको क्या क्या बात बता दी, ये सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। किसकी बता रहा हूं बेटा? एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो कौन से सन में दिया गया? 1911 में। नोबेल पुरस्कार कितने में मिला? इससे किसकी खोज हुई? नाभिक की खोज हुई। रदरफोर्ड मॉडल किसकी खोज बताता है? नाभिक की खोज बताता है। यदि बात करें यहां की, जिस मॉडल को अपन देखते हैं, तो इसका अंदर का भाग नाभिक है। नाभिक में कौन कौन से कण रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नाभिक के बाहर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋणावेश। कौन सा पाया जाता है बेटा? और प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है मेरे भाई। इन्होंने कौन सी किरणों की बौछार करवाई? अल्फा किरणें कैसी होती हैं? और कौन सी धातु पर करवाई? सोने की चादर पर। किस पे करवाई बेटा? तीन निष्कर्ष निकाले। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु का अधिकांश भाग। नाभिक कैसा होता है मेरे भाई? और नाभिक होता कैसा है? ये तीन बातें इन्होंने यहां से निकाल ली। ठीक है मेरे भाई, यहां तक की बात आपके समझ में आ गई। अब अपन उन्हें ये तीनों कणों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहां से पूछा जाता है मेरे भाई, 100% पूछा जाता है। तो अभी तक हमने देखा, क्या देखा, थोड़ा सा यहां पर देखते हैं उसको। हमने देखा भाई परमाणु की यदि अपन बात करें तो परमाणु के अंदर क्या होता है? ये नाभिक होता है। परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है मेरे भाई। परमाणु के अंदर ये वाला पार्ट है, ये क्या है? नाभिक। क्या है बेटा? नाभिक। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। कौन से सन में? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिक के अंदर कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और नाभिक के बाहर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। कौन सा होता है बेटा? ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है मेरे भाई। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश, प्लस चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। यह बात ध्यान रखना, कोई आवेश। यहां से दो प्रश्न और बनते हैं मेरे भाई। जो कण इस नाभिक के अंदर है, क्योंकि नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है?
न्यूक्लियस कहा जाता है। इसलिए ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो दोनों नाभिक में पाए जाते हैं, इन कणों को, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? बहुत बार सवाल पूछा है मेरे बाबू, वो बहुत बार। न्यूक्लियॉन में कौन कौन से कण सम्मिलित हैं? प्रोटॉन और दूसरा सवाल बदल के पूछ सकता है कि न्यूक्लियॉन में कौन सा कण सम्मिलित नहीं है? अब तक टोटल 15 के लगभग कणों की खोज हो चुकी है, लेकिन कुछ कण ऐसे होते हैं जो हर जगह, हर धातु के अंदर, हर परमाणु के अंदर मिल जाते हैं, कुछ कण नहीं मिलते हैं। ये तीनों कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीनों हर धातु के अंदर मिल जाते हैं। इसलिए इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है मेरे भाई? मौलिक या स्थायी कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौलिक कण या स्थायी कणों की संख्या कितनी है मेरे भाई? कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? धनावेश। न्यूट्रॉन पर कोई नहीं। और यदि अपन बात करें इलेक्ट्रॉन पर, ऋणावेश होता है मेरे भाई। कौन सा होता है? ऋणावेश होता है। अब अपन ने यहां तक की चर्चा कर ली है, अब थोड़ा सा इससे आगे अपन चलते हैं। जो सवाल आपसे पूछा जाता है, एक एक चीज ले लेता हूं मैं। देखिए, यहां से पहले मैं एक बात लेता हूं और उस एक बात को आप समझना। यहां से सवाल पूछा जाता है, आपको एक लाइन बता, याद रखनी है आपको। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। नाचना तो आता है ना सबको। किस पे नाचेंगे? ईंट पर। और ईंट कैसी होनी चाहिए? सोने की। किसकी होनी चाहिए? और सोने को इंग्लिश में कहते हैं गोल्ड। क्या कहते हैं बेटा? गोल्ड की ईंट पर नाचेंगे। किस पर नाचेंगे? ध्यान रखना, यहां से सवाल पूछता है। इलेक्ट्रॉन की खोज, इसे इलेक्ट्रॉन की खोज, किसकी खोज बेटा? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टी से होता है थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। किसने की थी बेटा? जे थॉमसन ने। कब की थी मेरे भाई? 1897 में। कब की थी मेरे भाई? डायरेक्ट सवाल पूछता है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा पाया जाता है? आवेश कैसा पाया जाता है? ऋणावेश। कैसा पाया जाता है? ऋणावेश, यानी नेगेटिव। कैसा? नेगेटिव चार्ज होता है। इसके यदि आवेश की बात करें तो आवेश होता कितना है संख्यात्मक मान में? तो मेरे भाई 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम आवेश को मापने की मूल इकाई है, इसलिए कूलाम लिखते हैं। और यह आवेश ऋणात्मक है मेरे भाई। कैसा है? ऋणात्मक है। यदि अपन बात करें इसके द्रव्यमान की, किसकी बात करें? द्रव्यमान की, तो इसका द्रव्यमान होता है बेटा 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम होता है, इसलिए इसमें हमने क्या लगा दिया? किलोग्राम लगा दिया। ये मेरे भाई सबसे हल्का कण है। कैसा है? सबसे हल्का कण है, इसलिए मेरे भाई चक्कर ही लगाता रहता है। क्या करता रहता है? इलेक्ट्रॉन के कार्य की यदि अपन बात करें तो इसका कार्य है कक्षों में चक्कर लगाना। किस में चक्कर लगाना? कक्षों में चक्कर लगाना। किस में चक्कर लगाना बेटा? और मैंने आपको एक बात बताई थी मेरे भाई, मैंने कहा ये एक ऐसा कण है मेरे भाई जो आपकी तरह है। किसकी तरह है? आपकी तरह है। इस कण को बेवफा कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? बेवफा कण। बेवफा कण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए, यह हमारा नाभिक है। नाभिक के बाहर कक्ष होते हैं मेरे भाई 4। कितने होते हैं? ये 4 कक्ष आपको बताए हैं नील्स बोर महोदय ने। किसने बताए हैं? नील्स बोर ने। किसने बताए हैं? नील्स बोर का मॉडल मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद में, तब बताऊंगा। कितने कक्ष बताए? 4। कौन कौन से होते हैं बेटा? के, एल, एम, एन। इलेक्ट्रॉन
के कुल 4 कक्ष किस वैज्ञानिक ने बताए? नील्स बोर ने। और इन्होंने कहा इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इस बात के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया 2n²। क्या फॉर्मूला दिया बेटा? 2n²। n का मतलब है कक्षों की संख्या। k पहला कक्ष है, l दूसरा, m तीसरा, n चौथा। तो k की यदि अपन बात करें, पहला कक्ष आ गया k, दूसरा पेन ले लेता हूं। पहला कक्ष कौन सा आ गया बेटा? दूसरा, तीसरा, चौथा n। अब पहला कक्ष k है तो पहले की जगह 1 लिखेंगे और 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे भाई? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन इधर कहीं पड़ा होगा, 1 यहां कहीं पड़ा होगा। ठीक है मेरे भाई। दूसरे कक्ष की बात करें तो n की जगह 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर और 4 को 2 से गुणा करेंगे। इसमें थे 2, इसमें हो गए 8। कितने हो गए? n की बात करें तो 3 नंबर पे आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 2 से गुणा करेंगे 18। और चौथे कक्ष की बात करेंगे तो 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी के 32। ये मेरे भाई नील्स बोर महोदय ने बताए थे। किसने बताए थे? नील्स बोर ने। फॉर्मूला क्या दिया था? 2n²। क्या दिया था बेटा? 2n²। मैंने अभी आपको बताया कि इसको बेवफा कण क्यों कहा जाता है। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, इसका काम है अपनी कक्षा में चक्कर लगाना। लेकिन जिस प्रकार आप अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हो और आपको कोई हरियाली दिख जाए, झट से कक्षा छोड़ जाते हो कि नहीं छोड़ते? बकरी से दूसरी कक्षा में चले जाते हो ना? ऐसे ये चला जाता है। ये इसको दिख जाए लाल दुपट्टा यहां है, जंप लगा जाता है। देखो 3 बात ध्यान रखना, सवाल पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉन जब तक अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा उसकी ऊर्जा यथावत रहेगी। कैसी रहेगी बेटा? अब मेरे भाई यहां से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊर्जा चाहिएगी, ऊपर जाएगा तो ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा मिलते ही ऊपर चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब उच्च से निम्न में आता है तो अपनी ऊर्जा खो देता है। अपनी ऊर्जा क्या कर देता है? ये 3 महत्वपूर्ण बात यहां पर निकल करके सामने आई थी। ठीक है, इसलिए इसको कौन सा कण कहा जाता है? बेवफा कण कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है बेटा? मैंने आपको बता दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? कब की थी बेटा? आवेश कैसा होता है? और यदि आवेश की बात करें कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणा 10 की पावर 31 किलोग्राम। सबसे हल्का कण है। इसका कार्य है कक्षों में। यहां पर मैंने एक बात तो बता दी थी कि नील्स बोर मॉडल जो है उसमें कक्ष कितने बताए मेरे भाई? 4 कक्ष बताए। कौन कौन से? K, L, M, N। कक्षा K में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, L में, M में और N में 32 बता दिए। कितने बता दिए? फॉर्मूला क्या दिया था मेरे भाई? कौन से कण को बेवफा कण कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? और ये न्यूक्लियन में सम्मिलित, न्यूक्लियन में प्रोटॉन और, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई दूसरी बात पर। ईंट पर नाच। ईंट का तो मामला खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। किसने की? अब था पर नाच। किस पर नाच? और ईंट कैसी होनी चाहिए? गोल्ड की। किसकी होनी चाहिए? दूसरी बात आती है पैसे प्रोटॉन की खोज। किसकी खोज बेटा? प्रोटॉन की खोज। अब यहां पर 2 चीज आती है। मैंने ये गोल्ड शब्द लिखा है ना। यदि प्रोटॉन की खोज की बात आए, किसकी बात आए? प्रोटॉन की 2 प्रकार से बातें आएंगी। एक बात आएगी आपके सामने, मैं पूरा जो आपको फैक्ट बता रहा हूं एनसीईआरटी बता रहा हूं। प्रोटॉन की खोज की बात आए मेरे भाई। किसकी बात आए? खोज किसने की? तो खोज गोल्डस्टीन ने की थी मेरे भाई। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। लेकिन नाम किसने रखा? नाम रेसे रदरफोर्ड ने रखा था मेरे भाई। किसने रखा? दोनों बात याद रखना। नाम किसने रखा था? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड की मुख्य खोज है नाभिक की खोज। कौन सी खोज है बेटा? प्रोटॉन पर आवेश कौन सा मिलता है?
P से प्रोटॉन, P से प्लस, यानी धनात्मक आवेश होता है। कैसा होता है बेटा? धनात्मक आवेश होता है। और यदि आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। वो नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है। 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। लेकिन ये कैसा होता है मेरे भाई? प्लस में होता है, धनात्मक होता है। ये बात याद रखना, ठीक है मेरे भाई? यहां तक की बातें समझ में आ रही है? अरे फौजी बनोगे? क्या फिर सुस्त पड़े? एक तो ये पढ़ाई क्या फौजी बनेगा है? नरसिम्हा का नाम बहुत ऊंचा करना है तुम्हें, फिर क्या सुस्ती आ जाती है बीच बीच में है? चलिए, आवेश कौन सा होता है बेटा? धनात्मक। कौन सा होता है? बात करते हैं द्रव्यमान की। किसकी बात करते हैं बेटा? द्रव्यमान की यदि अपन बात करें मेरे भाई, तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो 1.67, 4 अंकों तक लिखा हुआ एनसीईआरटी का, 1.6725 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। बिल्कुल याद रखना है। और यदि अपन बात करें प्रोटॉन की, तो मैंने कहा प्रोटॉन रहता कहां है? नाभिक के अंदर। कहां रहता है? नाभिक के अंदर। एक इधर और ले लेते हैं, लास्ट वाला, जिसका नाम क्या है मेरे भाई? न्यूट्रॉन। क्या नाम है? न्यूट्रॉन नाम है मेरे भाई। क्या नाम है? न्यूट्रॉन। नाच, नाच में 6 की बात करेंगे। खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी मेरे भाई। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी, ठीक है मेरे भाई? यदि अपन बात करें इसके आवेश की, तो इस पर कोई आवेश कोई नहीं है, कोई नहीं है। जब आवेश नहीं है तो आवेश याद ही नहीं करना है, ठीक है? अब यदि अपन बात करें द्रव्यमान की, किसकी बात करें बेटा? द्रव्यमान की बात करें तो मेरे भाई इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6748 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, सबसे हल्का कण था इलेक्ट्रॉन, सबसे हल्का कण था, सबसे भारी कण ये है। सबसे भारी कण कौन सा है? तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये सबसे भारी कण है मेरे भाई। कैसा कण है? सबसे भारी कण है। तीनों चीजें अपन ने यहां पर देख ली है। इलेक्ट्रॉन की खोज से अपन ने बात कर ली है, किसने की थी? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। नाम किसने रखा? प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश? कोई आवेश। इलेक्ट्रॉन पर सबसे भारी कण, सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन। यार तुम तो होशियार बन गए हैं। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में? तो एक बार बोलो भारत माता की। बहुत बढ़िया। चलिए अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। मैंने कहा यदि अपन बात करें तो परमाणु के टोटल 3 मॉडल है मेरे भाई। कितने मॉडल हैं? फेमस मॉडल 3 है मेरे भाई। कितने हैं? रदरफोर्ड मॉडल में आपको पूरा बता चुका हूं। रदरफोर्ड मॉडल की यदि अपन बात करें तो इससे किसकी खोज हुई थी मेरे भाई? किसकी खोज हुई है? नाभिक की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? नाभिक की। 3 बातें मैंने आपको यहां पर बताई हैं। पहली खोज किसकी हुई मेरा भाई? नाभिक की। किसकी हुई थी? नाभिक की खोज हुई थी। और यदि अपन बात करें कि नाभिक की खोज कौन सी विधि से हुई थी, तो अल्फा प्रकीर्णन विधि थी। कौन सी थी? अल्फा प्रकीर्णन विधि से हुई थी, क्योंकि अल्फा किरणों की बौछार करवाई थी। कौन से धातु का प्रयोग किया गया था? कौन से सन में हुई? नोबल कौन से सन में मिला? कितने तथ्य सामने आए? 3। कौन कौन से? अधिकांश भाग भारी हल्का होता है। दूसरी बात, बीच वाला भाग धनात्मक होता है, और तीसरे वाले भाग, बीच वाले भाग को छेदा नहीं जा सकता। तीनों बात बता दी थी। तो यह था आपका रदरफोर्ड मॉडल। कौन सा मॉडल बेटा? दूसरा मॉडल है जिसके बारे में अपन बात करेंगे, जहां से भी सवाल पूछा जाता है। दूसरा है जे जे थॉमसन मॉडल। कौन सा?
जे थॉमसन। और यदि अपन थॉमसन की बात करते हैं तो थॉमसन ने खोज किसकी की थी? तो ये मॉडल किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन से संबंधित है मेरे भाई। किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। एक बात ध्यान रखना, इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? बहुत बार सवाल पूछा है, इंपॉर्टेंट मान लेना, तरबूज मॉडल कहा जाता है। कौन सा मॉडल कहा जाता है? तरबूज मॉडल कहा जाता है मेरे भाई। तरबूज मॉडल। कौन सा मॉडल? तरबूज। तरबूज देखा है कि नहीं देखा है? पक्का? देखते हैं तरबूज कैसा होता है। हाँ, देसी भाषा में इसको कलिंदा कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? हाँ, चलिए इधर देखें, तरबूज मॉडल इसको क्यों कहा जाता है? तरबूज को इंग्लिश में कहते हैं, कई बार वो इंग्लिश शब्द दे देता है, वाटरमेलन। क्या कहते हैं बेटा? वाटरमेलन मॉडल किसे कहा जाता है? अरे किसने दिया? किससे संबंधित है? एक और नाम याद रखना मेरे भाई इसका, इसके 3 नाम है। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग। अब थोड़ा सा देखो इधर, ये तरबूज है। इसने कहा कि ये जो लाल गूदा है ये धनात्मक पार्ट है। ये लाल गूदा आपको दिख रहा है ना, ये लाल लाल रेड गूदा, ये कैसा पार्ट है? धनात्मक पार्ट है मेरे भाई। और इस पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये काले बीज को इलेक्ट्रॉन कहा इसने। काले बीज को क्या कहा? इलेक्ट्रॉन कहा। इसने कहा कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाते हैं मेरे भाई। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसमें क्या लगाते हैं मेरे बेटा? दोबारा से अपन चर्चा करते हैं। जे थॉमसन का संबंध, जे थॉमसन का संबंध कौन से कण से है? इलेक्ट्रॉन से। या थॉमसन मॉडल के द्वारा किस चीज का पता चला? थॉमसन मॉडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तरबूज मॉडल, या इसका एक अन्य नाम क्या है? प्लम पुडिंग मॉडल है बेटा। क्या है? थॉमसन महोदय ने तरबूज के लाल गूदे को धनात्मक पार्ट कहा है। लाल गूदे को कैसा कहा है? और उसमें काले बीजों को इलेक्ट्रॉन मान लिया है। क्या मान लिया है? बात समझ में आ गई? तीसरा मॉडल है मेरे भाई जिसका नाम है नील्स बोर मॉडल। कौन सा बेटा? नील्स बोर मॉडल। कौन सा मॉडल? नील्स बोर मॉडल। इस नील्स बोर मॉडल में भी इलेक्ट्रॉन के कक्षकों के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के बारे में। इलेक्ट्रॉन की किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के बारे में बात की गई मेरे भाई। तो मैंने आपसे बात की थी कि कितने कक्ष होते हैं इलेक्ट्रॉन के? नील्स बोर महोदय ने कितने बताए? कौन कौन से? सूत्र क्या दिया? सूत्र क्या दिया मेरे भाई? 2n² सूत्र दिया था। पहले कक्ष में संख्या इलेक्ट्रॉनों की, दूसरे में 8, तीसरे में, चौथे में। डायरेक्ट सवाल पूछता है कि इलेक्ट्रॉन के पहले कक्ष में, सॉरी परमाणु के पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? और बाह्यतम कक्ष में 32 है। कितनी है? फिर मेरे भाई इन्होंने उपकक्ष भी बताए थे। क्या बताए थे? उपकक्ष भी मेरे भाई इन्होंने 4 ही बताए थे। कितने बताए थे? 4 बताए थे। उपकक्ष कितने बताए थे बेटा? पहला था S, P, D और F। ये स्मॉल में लिखे मैंने। जिसको ये F समझ में नहीं आए ना वो ऐसा लिख लेना मेरे भाई, ये F। ठीक है? S में 2 होते हैं, 4 बढ़ते जाते हैं। इसमें 2 है, 4 बढ़ गए। कितने हो गए? 4 बढ़ गए। कितने हो गए? और 4 बढ़ गए। कितने हो गए? डायरेक्ट सवाल पूछता है
कि परमाणु के उपकक्ष S में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? P में, D में और F में। मेरे भाई एक बात बता दूं, हमारी जो संस्थान आपको यह कहती है कि नरसिम्हा 100% सिलेक्शन देगा, मेहनत आपकी है, हम केवल पढ़ा सकते हैं। लेकिन इस तरीके का मैटर आप पढ़ोगे तो आप मानते हो या नहीं मानते 100% सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन यदि आपको चाहिए तो निश्चित रूप से आप फिजिकल की भी गारंटी इस प्रकार देते हैं, क्योंकि फिजिकल हम खींच के करवाते हैं, इतना शानदार फिजिकल बच्चे का करवाते हैं। अभी जैसे मान लो आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, उसको लेके मैं एक वीडियो लेके अभी आऊंगा, तो आपके सारे जितने भी डाउट है उनको सबको क्लियर कर दूंगा। कितनी एज लिमिट होगी, कितना चालान होगा, फॉर्म कैसे भराया जाएगा, क्या क्या छूट रहती है, सर्टिफिकेट की क्या वैल्यूएशन रहती है, एग्जाम कब संभावित हो सकती है, जितने प्रश्न सब पर चर्चा करूंगा। तो आपको अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है, तो निश्चित रूप से आप करौली के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ एकेडमी है नरसिम्हा फिजिकल एकेडमी, उसका चयन करना। धन्यवाद गुरुजी।